ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, कितने तैयार हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अभियान में कि किस तरीके से कटौर बाढ़ की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर बड़े बड़े दावे हुए हैं, हकीकत कुछ और। चलिए अब एक तस्वीर दिखाते हैं आपको कोसी की। कोसी क्षेत्र में बाढ़ हर साल तबाही मचाती है। हर साल लाखों घर तबाह हो जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन बाढ़ से लोगों को बचाने के दावे करती है। ये दावे कितने सच हैं, अगर ये जानना हो तो पहुंच जाए सहरसा के महिषी प्रखंड स्थित कारू खिरही घाट पर। यहां बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए मशीन संचालित हाई स्पीड मोटर बोट उपलब्ध कराई गई है, लेकिन मोटर बोट खराब हालत में है। ऐसे में यह भला लोगों की कैसे मदद करेगी, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सरकार ही दे सकती है, या फिर वो अधिकारी जिन्होंने इन बोटों को पास किया है। तो तस्वीर बयां करती है, और तस्वीर कभी भी झूठ नहीं बोलती है। कोसी वो इलाका जिसका लगातार जिक्र होता है। बिहार की अगर बात होती है, बाढ़ की अगर बात होती है, तो सबसे पहले 2008 की वो त्रासदी याद आती है। उससे पहले भी कई बार वैसी तबाही मचाई है इस कोसी ने, जिसे बिहार का शोक तक कहा जाता है। लेकिन वहां के रहने वाले, उस इलाके के रहने वालों के लिए, उनकी मदद के लिए जो बोट तैयार की गई है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जी हां, यही है वो बोटें जो उन्हें बचा सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टूटी फूटी बोट कैसे बचाएगी, इसका जवाब हमारे पास नहीं, शायद सरकार ही दे सकती है। बाढ़ की सुविधा में तो सर यहाँ जो 2 बोट भी दिया गया है, वो बोट भी बिल्कुल बेकार है। बाढ़ आ जाने पर ये बोट को कोई सहारे नहीं। उसके बाद जो है सो कोई सरकारी लाओ तो यहाँ व्यवस्था नहीं, और उसके बाद जो है सो प्रशासन आता है, कुछ लिख कर दे देता है, बस हो गया, कोई काम के तो है नहीं। इससे अच्छा तो ये बोट रहे या नहीं रहे, कोई फायदे नहीं। बाढ़ पूर्व तैयारी की स्थिति ये है कि एक नमूना है कि हमारे पूरे सहरसा जिला में 2 बोट दी गई थी। बाढ़ प्रभावित सहरसा जिला में लगभग 24 पंचायत पड़ते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 11 पंचायत महिषी ब्लॉक में पड़ते हैं। इसलिए इसे 2 लाखों की लागत लगाकर 2 हाई स्पीड बोट दिया गया, लेकिन दोनों ही बोट अभी टेक्निकल खराबी के कारण चालू स्थिति में नहीं है। 2 बोट जो है उसको ठीक कराना आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे पास जो संसाधन है वो भी, यदि सामान्य किस्म की परिस्थिति रहती है तो उसके लिए वो काफ़ी है, सामान्य बाढ़ के देखते हुए। लेकिन और विशेष परिस्थिति में भी हम लोग और व्यवस्था कर रहे हैं, तो हमको ये लग रहा है कि हम लोग आवश्यक संसाधन जुटा लेंगे। तो देखा आपने ये तस्वीरें, इन तस्वीरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मुजफ्फरपुर से चंदन जुड़े हुए हैं। स्वागत है चंदन जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? मैं चंदन कुमार मुजफ्फरपुर से। जी बोलिए सर, अगर हमारी सरकार जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर सही से अगर अपना दायित्व निभाए, अगर सही से वो अगर प्रयास करे जी, तो ये बाढ़ की समस्या कोई बड़ी समस्या है भी और नहीं भी है। वो एक्चुअली प्रयास ही नहीं करते सही से, और ये आज की समस्या नहीं है बाढ़ जी। कोसी जो अपनी तबाही मचाती है हमारे बिहार में, जिससे जन मन की हानि होती है करोड़ों अरबों की, तो ये लगभग 20 बरस 25 बरस कितने सदियों से ये चले आ रहा है जी। तो ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं, जितने भी मुख्यमंत्री, चाहे जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं और चाहे राजनेता हैं, उन्होंने कभी सही से प्रयास ही नहीं किया। अगर सही से प्रयास किया जाए तो ये समस्या साल भर के अंदर ही खत्म हो सकता है। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सही से प्रयास ही नहीं किया जाता है। खैर, इन प्रयासों को छोड़िए, जो तस्वीर हमने देखी थी, गुड्डू बाबा आप भी उस वक्त मौजूद थे कोसी में जिस वक्त एक त्रासदी आई थी, और शायद बाढ़ की अगर बात होती है तो पूरे दुनिया में ये मंजर याद आता है सबको। लाखों लोग बेघर हुए थे, कई लोगों की जान गई थी, हजारों की संख्या थी। उसके बाद भी अब की स्थिति यह है, 2 बोट वहां पर मौजूद, और यह कहा जा रहा है कि यह बोट बचा सकती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कुछ लोगों ने कहा कि बोट है या ना है, इससे क्या मतलब है, हम तो भगवान भरोसे हैं, राम भरोसे जी रहे हैं। दूसरी तरफ जिला अधिकारी का एक बयान, वो अपने में हास्यास्पद, समान स्थिति के लिए हम तैयार हैं। समान स्थिति और बाढ़ में क्या कोई फर्क नहीं है? समान और असमान में। गुड्डू बाबा, ऐसा है कि अभी बिहार के आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव व्यास जी यदि आपके चैनल को देख रहे हैं जी, तो उन्हें जमीनी हालात का पता लगाना चाहिए सहरसा जिले का। चूंकि वो किसी भी विभाग में जाते हैं तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ हैं,
लेकिन मैंने हाल के दिनों में एक चैनल पर देखा था कि शायद 160 बोट की खरीदारी हुई है, विदेश से हुई है। उस बोट की खरीदारी में भी कहीं अनियमितता बढ़ती गई है। क्या लग रहा है कि ये विदेश की बोट है और चालू हालत में बोट है? जो बिल्कुल वो बोट जो दिख रहा है वो अपना जो देसी नाव जो होता है लकड़ी का नहीं दिख रहा है, लोहे का फ्रेम लगा हुआ है उसमें, तो कहीं वही नाव तो नहीं है, ये एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। ये तो देश की नाव है, लेकिन जो अंदर में एक नाव दिख रहा था लोहे के ये फ्रेम में जी, तो ऐसी संभावना बन रही है कि जो हमने चैनल पर देखा था बिहार में बोट खरीद घोटाला, वो भी सामने आने जा रहा है। और व्यास जी, आप एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी माने जाते हैं, और आपदा प्रबंधन के क्या हालात है ये टीवी पर हम लोग देख रहे हैं चैनल पर बैठ करके। आप इस पर सक्रिय होइए, और किसी भी तरह की परेशानी यदि होती है बाढ़ के समय में तो व्यास जी, बिहार की जनता आपको नहीं बख्शेगी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बारी साहब हम आपके पास ही आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है हमारे साथ जुड़े हुए मुजफ्फरपुर से, पप्पू हैं। स्वागत है पप्पू जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? जी, मैं पूरे आर्यन टीवी के सारे मतलब के वर्कर का मैं शुक्रगुजार हूँ। जी जी, बोलिए पप्पू जी, शुक्रिया। जी, हमारी पैगाम वहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है जी। कहना ये था कि नेपाल सरकार जो पानी जो एक बार छोड़ते हैं जी, ठीक है जी, अब वो पूरे बिहार के जनता को मतलब क्षतिग्रस्त करते हैं जी, ठीक है ना जी। तो सरकार से ये हमारे तरफ से ये मतलब आप मतलब उनको पैरवी कीजिए कि कम से कम पानी एक बार एक नहीं छोड़े, ठीक है ना जी। हम लोगों का औराई इलाका जो है, कटरा औराई ये सब जितना भी कटौजा ये सब जो है, उधर से पानी अचानक एक बार एक जो धक्का देकर आता है उसमें सैकड़ों घर को जो है लेते हुए चला जाता है। चलिए, लेकिन आप पप्पू जी हम आपको बता दें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जो चिन्हित किया गया है उसमें आपका मुजफ्फरपुर है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं सरकार के किस तरीके से सोचती है, किस तरीके से देखती है। उन 28 जिलों में जिन्हें चिन्हित किया गया है उसमें आपका मुजफ्फरपुर नहीं है। पप्पू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए। तो सबसे पहले बारी साहब, ठीक है पप्पू जी की बात अपनी जगह पर थी, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, और सही कहा गुड्डू बाबा ने कि कहीं ना कहीं अब तो एक नौ घोटाला के भी आशंका नजर आ रही है, क्योंकि क्या वो यही नौ है, क्या वो यही हाई स्पीड बोट है जो विदेश से मंगाई गई है? देखिए, आपने 2-3% हमें रख दिया। मुजफ्फरपुर का औराई प्रखंड ऐसा प्रखंड है जी, जो करीब साल में दूसरे प्रखंड तो 3 महीना 4 महीना 7-8 महीना बाढ़ से डूबे रहते हैं। और उसी औराई प्रखंड के रोड पर जो सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को जोड़ती है, उसमें पूरी बड़ी बस बह गई थी बारात के साथ, उसमें करीब 60 लोग बह गए थे। लेकिन बारी साहब, हमारे पास जो फहरिस्त है 28 जिलों का जो नाम है उसमें मुजफ्फरपुर नहीं है। वही 7वां आश्चर्य है कि वो मुजफ्फरपुर जिले का नाम नहीं है। अगर ये मुजफ्फरपुर का जिला का बाढ़ में नाम नहीं है तो बाढ़ प्रभाव के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत अजीब घटना लग रही है कि औराई जैसे जगह का नाम जिस ब्लॉक में हो, जिस जिला के ब्लॉक में हो, उसमें उसका नाम नहीं है, ये एक आश्चर्यजनक है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप चर्चा कर रहे थे हम लोग, अभी जैसे बाद में व्यास जी की बात हो रही थी, अभी शशि भूषण प्रसाद हम लोग कलेक्टर को देख रहे थे जी, एक नहीं डीएम को, और एक नहीं 100 व्यास जी आ जाएंगे और उस तरह के कलेक्टर रहेंगे तो कभी बाढ़ की समस्या, समान स्थिति, समान और असमान उनको समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरह के वक्तव्य दे रहे थे, उनको एक मिनट जिला अधिकारी बने रहने का अधिकार नहीं है। जो ये कह रहे थे कि हम इंतजाम कर रहे हैं और हम ऐसा कुछ परिस्थिति आएगी तो उसको देख लेंगे, जैसे कुछ आएगी तो देख लेंगे, उसके पहले से कोई तैयारी उनकी नहीं है। इसके उनके वक्तव्य से, उनके जो इस पे अभी जो आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा था, और उस अधिकारी के माध्यम से अगर ये सरकार चाहती है, समझती है कि उस सहरसा क्षेत्र को जहां एक बहुत बड़ी तरह पहले आ चुकी है 2008 में, जहां लाखों लोग अफेक्टेड हो चुके थे और हजारों लोग मारे जा चुके थे, उस जगह के कलेक्टर की ये इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान अशोभनीय है, निंदनीय है। इसको हम कंडेम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोभनीय है, निंदनीय, कंडेम करने की बात भी है। एक बात और बताना चाहते हैं कि बाढ़ जो है एक ऐसी चीज है जो 3 तरह की बातें होती हैं। बाढ़, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गई तो एक तो बाढ़ आ जाती है। दूसरी बाढ़ आने की वजह जो है वो ये नदियों का जलस्तर का ऊपर हो जाना, और तीसरे सबसे बड़ी बात एक चीज जो चर्चा नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बाढ़ में हम लोग जो प्रकृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, नदियों के किनारे ये बातें हमने सारे अभियान में की है, कई बार की है, तो वहां पर मकान बना रहे हैं, गांव को घेर ले रहे हैं, तो प्रकृति में जब हस्तक्षेप होगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की त्रासदी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें हम और आपको भी सोचना चाहिए। एक दर्शक इसी बीच गोपालगंज से हमारे साथ ललन जुड़ गए हैं, स्वागत है ललन जी आपका, क्या कहना चाहेंगे आप?
नमस्कार, आयरन टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया ललन जी। गोपालगंज जिला आपको नेपाल से सटे हुआ है, पानी का प्रकोप सबसे ज्यादा गोपालगंज जिला का है जी। आयरन टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, आपके माध्यम से पूरा जो प्रशासन को आप जगाते हैं जी। सुन रहे हैं, बोलिए। गोपालगंज जिला नेपाल से सटा हुआ जिला है और जो सबसे पानी का प्रकोप का अवसर गोपालगंज में पड़ता है सर। जी जी। आपको आपदा प्रबंधन विभाग में पूरी तैयारियां की बात कही जाती है, एक भी उसमें तैरने वाला पदाधिकारी से लेकर सिपाही तक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ललन जी, हम आपको बता दें वो सारी तस्वीरें हमने दिखाई थी। आपको याद होगा कि किस तरीके से मेहदिया में जब लोग प्लान करने को मजबूर थे, कई गांव में पानी घुस गया था, वो भी तस्वीर दिखाई गई थी और उसका असर भी आपने देखा कि कैसे एक गंडक की धारा को मोड़ने की कोशिश की गई है ताकि कटाव और बाढ़ से आप बच सकें, गोपालगंज के लोग बच सकें। ललन जी। सर एक मिनट और सर। जी बोलिए बोलिए। सर जो है कि जब पानी का अवसर कम रहता है उस समय में इंजीनियर जो आपदा प्रबंधन को ठोकर बनाना चाहिए, जो पानी धारा कटाव से दूर जाएगा, उस टाइम में सरकार तैयारी नहीं करती है। बहुत से अफसर जो बाढ़ मनाते हैं, बाढ़ में उनका लॉटरी लग जाता है, राशन के नाम पर कम बढ़ता है, बहुत लोग पदाधिकारी से लेकर राजनेता। चलिए बिल्कुल बिल्कुल लूट खसोट का एक जरिया बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ललन जी, और आपकी बात को हम मानते में इत्तेफाक रखते हैं। एक और दर्शक सहरसा से प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है प्रेम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने तस्वीरें देखी होंगी आपके क्षेत्र की, कोसी इलाके की क्षेत्र की तस्वीरें, जहां पर 2 हाई स्पीड बोट की बात कही गई है, लेकिन वो कैसी है वो तस्वीरें ही बयां कर रही है। तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुकेश जी, तस्वीरें आपने देखी, दर्शकों की राय आपने देखी, और उन तस्वीरों के बाद एक जिलाधिकारी का ये बयान आ रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई समान बाढ़ होती है, तो समान बाढ़ और असमान बाढ़ में क्या फर्क है, और वो क्या ये हाई स्पीड बोस्ट है? यानी गुड्डू जी की जो एक बात है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक आशंका, एक अंदेशा लग रही है बोट घोटाले की भी। नहीं, आप ये तो बिल्कुल जो तस्वीरों के माध्यम से चित्रण आ रहा है वो इस बात को दर्शा रहा है कि तैयारियां जो दिखाई जा रही हैं और बाढ़ प्रभावित जिले जो हैं जहां पे सघनता से तैयारी रहनी चाहिए थी, उसमें उसकी अक्षमता आपने प्रदर्शित कर दी कि भाई ये बोर्ड की स्थिति है, ये जिलाधिकारी के मंतव्य की स्थिति है। तो जो बिहार के संदर्भ में 2 बातें बहुत साफ सामने में आ रही है कि जनप्रतिनिधि, जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, उनकी भूमिका, और दूसरी तरफ जो हमारे नौकरशाह हैं, चाहे वो सेक्रेटेरिएट में हों, चाहे वो जिला स्तर पे हों, उनकी तैयारी, और तीसरी तरफ जनता जिसको विभीषिका को झेलना है। ये समय ऐसा है, जिस समय आप अभी चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और आपके माध्यम से बिहार की जनता और दूसरी तरफ से जो पदाधिकारी या हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए सचेत होने का समय है। इसलिए मैं इस बात का जोर देकर जिक्र कर रहा हूं कि तीनों स्तर पे, तीनों तरफ तैयारियां होनी चाहिए, और इन तैयारियों के बीच में एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपके टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन। टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन इसलिए मैं कर रहा हूं कि आपके एक दर्शक ने कहा कि जब पानी छूटता है नेपाल से और एकाएक छूटता है, और वो जब पानी निकलता है, वो पानी निकल रहा है, नेचुरल वे में निकल रहा है, लेकिन अपने साथ एक बड़ी त्रासदी को लेता हुआ जाता है, हजारों घरों को लेकर चला जाता है, लोगों को बेघर बार करके चला जाता है, बेरोजगारी को लेता हुआ आता है, बीमारी को बाद में लेके आता है। तो वो उसके साथ बहुत चीजें जुड़ी होती हैं जो आने वाले कई माह तक उस इलाके को और लोगों को प्रभावित करती हैं। तो जो ये 3 जो महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं, जिन इलाकों के 28 जिलों की बात की आपने, तो 28 जिले के जो सांसद हैं उनको अपने स्तर पे अभी बिल्कुल सचेत होकर सरकार के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए उनके अपने सेल होने चाहिए, उनके अपने सेल होने चाहिए जो स्थानीय पदाधिकारियों के साथ में, वो आखिर में जनता के प्रतिनिधि हैं। उनके इलाके में बाढ़ आने वाली है, इस बात का कोई दूसरा इसमें कोई आप उस बात को जानते हैं कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आएगी, उस इलाकों को प्रभावित करेगी, छोटे स्तर पर करेगी या बड़े स्तर पर करेगी। इसलिए वहां के जनप्रतिनिधि जो है वो अपने स्तर पर सचेत रहें और सरकार को आगाह करें, और समय समय पे जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनके साथ में ऐसी व्यवस्था करें, जैसे आपने अभी बताया कि जो तटबंध हैं उस पर गश्त नहीं हो रही है, और आपको ये जानकारी है और लोगों के माध्यम से जानकारी आ रही है, तो जनप्रतिनिधियों की भी जानकारी होनी चाहिए कि गश्त नहीं हो रही है, तो गश्त कराया जाए और उस पर वो दबाव डालें। चलिए दूसरी चीज जो है कि नौकरशाह जो आपके हैं, तो नौकरशाह जो हैं, जैसा कि गुड्डू बाबा ने जिक्र किया कि हमारे जो प्रधान सचिव हैं
व्यास जी सचमुच सक्षम अधिकारी हैं और बड़े अनुभवी पदाधिकारी हैं और बिहार को ऐसे पदाधिकारियों पे नाज भी है। लेकिन अगर आपके कार्य के समय में और बड़ी बाढ़ की विभीषिका आती है, उस विभीषिका में अन्य लोगों के माध्यम से भी अगर कोई गलतियां की जाती हैं तो उसके लिए आप भी दोषी होंगे। तो जो प्रमुख नौकरशाह हैं हमारे राज्य के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है कि आप अपनी जो तैयारियां हैं उसका पुनर्मूल्यांकन करें, उसका पुनर्निरीक्षण करें और जो चूकें हो रही हैं, जो आपने जो दिखा रहे हैं, उसको तत्काल दूर किया जाए। और तीसरी बात जो जनता के स्तर पे है कि जनता को भी सचेत हो जाना चाहिए कि हमको किस ढंग से अपने को सुरक्षित करना है और किन क्षेत्रों से निकलना या बाहर जाना है, उसके लिए वे तैयार रहें, चूंकि वो बाढ़ आपके पास आने वाली है। और चौथी बात कि जो बाढ़ सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को तत्काल एक सेल जो केवल यहां नहीं हो, नेपाल के साथ में हो, कि वहां पानी जब आ रहा है, पानी वहां जो उसका संचयन क्षेत्र है जिसमें कि पानी गिरता है, उस पानी का बहाव और पानी दोनों के साथ में जब वो फ्लो बन रहा है या पानी आ रही है, तो उसकी सूचना बिहार को पहले हो जाए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आ जाए, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सके। गुड्डू बाबा, बिल्कुल मुकेश जी की बात को हम मान भी रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब वक्त भी हमारे पास कम है, कि आम लोगों को जो उस क्षेत्र में रहते हैं, उस इलाके में रहते हैं, और जैसा बारी साहब ने कुछ देर पहले कहा कि आप नेचुरल के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे, नेचर के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो कई तरीके के दुष्परिणाम होते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे और वो अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक के दर्शक या एक हमारे साथ जो जुड़े थे वो कह रहे थे कि भाई हम लोग तो राम भरोसे हैं, तो किस तरीके से उनको भी एक आप संदेश दे। नहीं, आप लोग को राम भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाढ़ जो है प्रत्येक वर्ष आपके इलाके में आती है। तो आप लोग अपनी एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के माध्यम से हो, अपने माध्यम से हो, जैसे भी हो, आप लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था रखिए। मैं सरकार से कितनी बार कहा हूं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई जाएं, उसमें एक एक कमरे मुखिया के माध्यम से लोगों को चिन्हित कर लिया जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को एक एक कमरे आप उपलब्ध करा दीजिए। वो लोग बाढ़ के पहले स्वतः एक कमरे में सिमट जाएंगे और सरकार को जो अफरा तफरी मचती है, पैसों की ज्यादा बर्बादी होती है, वो रुकेगी। और एक अस्थायी निदान बता रहे हैं, क्योंकि ये बार बार ये आ रही थी कि नेपाल के रास्ते पानी आता है। बिहार की सरकार को और भारत की सरकार को बड़े पैमाने पर मुहिम चला करके नेपाल की सरकार के साथ वो जो बाढ़ प्रभावित पानी जो जिस क्षेत्र से आता है पहाड़ों से, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। क्योंकि वृक्षों का कटाव हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, इसलिए पहाड़ से गाद ज्यादा मात्रा में आ रहा है। जब वन लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से नदियों से गाद कम आएगा और नदियों में जो सिल्टेशन हो रहा है वो रुकेगा और बाढ़ आने से भी रोक लगेगी उस पर। चलिए, कई चीजें बारी साहब लगातार एक बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मुकेश जी ने भी इस बात को उठाया था कि नेपाल की अगर बात कीजिए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्यों नहीं बात करते। और यहाँ पर केंद्र सरकार को मैं इसलिए ज्यादा बोलूंगा क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैटर है। इंटरनेशनल मैटर में केंद्र सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि नेपाल से बात करें, उस धारा को परिवर्तन करें, आपस में बैठ के बातचीत हो। और दूसरी बात, वो भी केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ, जैसा मुकेश जी ने कुछ देर पहले उस पर एक प्रकाश डाला था। आप देखें, भाखड़ा नगर डैम की बात होती है या राजस्थान की बात होती है, आखिर बिहार के साथ ये सौतेला व्यवहार ही क्यों होता है? नहीं, बिहार के साथ पूरे देश में जो स्थिति है और बिहार की जो स्थिति है वो एक अलग है। कैसे अलग है? बाढ़ के मामले में तो सबसे ज्यादा अति प्रभावित वही हमारा वही बात हम करना चाह रहे थे। पूरे देश में जो बाढ़ आता है वो दूसरे तरह का बाढ़ आता है, और जो बिहार में आता है वो बाढ़ जो है एकदम बाज़ाब्ते नेपाल की तराई में जैसे ही बारिश होती है पहाड़ का में होता है और उसका बाढ़ वहां पर भी आपको ही बात करनी चाहिए, सरकार को नेपाल से बात करनी चाहिए कि कम से कम उन धाराओं को बदला जाए। धारा नहीं बदला जा सकती है, लेकिन उसके लिए जितने उपाय किए जाने चाहिए, जो 3-4 उपाय हैं जिसको करने से इसको। और कई बार हमको जानकारी है और आपको भी जानकारी होगी कि भारत सरकार के कृषि सिंचाई मंत्री और नेपाल सरकार के सिंचाई मंत्री के द्वारा एक बैठक हुई है और उसमें बिहार सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वो जो बारिश होती है हिमालय के तराई में और उसका जो पानी निकल के जो आता है बिहार में, वो स्पीड से आता है। कहीं कहीं जो बराज बना के रोका गया है, ऊपर से अगर थोड़ा भी पानी आएगा तो फोर्सफुली आएगा और उसको रोका जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बगैर सूचना के उसको खोल दिया जाता है, और जब खोल दिया जाता है तो वो जो स्पीड होती है वो भयावह स्थिति होती है, वो बर्बादी को, तबाही को लेके आता है। तो जैसे ये स्थिति हो गई।
दूसरी बड़ी बात यह है कि जंगल की जो कटाई हो रही है वो जितने बड़े पैमाने पर उस इलाके में होगी उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। पानी रुकेगा, स्पीड भी रुकेगा उससे, और वो जो उसका डस्ट है और उसका जो गंदगी जो है जो पहाड़ों से उतर करके आती है नदियां में वो भी कम आएंगी। तो इस तरह के कई उपाय हैं जिस उपाय को भारत सरकार, केंद्र सरकार, नेपाल सरकार से मिलकर करनी चाहिए, और नहीं हो रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बारिश साहब, लेकिन क्या दुर्भाग्य अब खत्म होगा? क्योंकि अगर देखा जाए कि कांग्रेस और अब की पार्टी को, अब के सत्ता पक्ष को ले लिया जाए तो समर्थन भी हासिल है, एक सॉफ्ट कॉर्नर भी कांग्रेस और जेडीयू के बीच में कई दिनों से देखा जा रहा है। तो क्या इन चीजों के बीच में हम एक उम्मीद रखें कि अब शायद एक वार्ता हो नेपाल के साथ, और कहीं ना कहीं जो बिहार के लोगों की जो स्थिति है और उन इलाकों के लोगों में जो डर बैठा रहता है, क्योंकि लगातार चर्चा होती है, जितनी भी चर्चा होती है या जो दर्शक जुड़ते हैं वो यही कहते हैं कि भाई नेपाल से जिस तरीके से पानी आता है वो सबसे ज्यादा तबाही लाता है। देखिए, आपने एक राजनीतिक बात की है, मैंने राजनीतिक अभी समर्थन देने के पहले भी जब भी आज सरकार ने जितना पैसा मांगा उससे ज्यादा भारत सरकार ने पैसा दिया, कहीं भेदभाव भारत सरकार ने नहीं किया। ये आप ही दिखाते रहे हैं, आपके रिकॉर्ड की बात है, ये कोई जबानी बातें नहीं है। इसलिए अभी जो मैंने पैसे की बात नहीं की, मैंने बातचीत वार्ता की बात की, इनिशिएटिव लेने की बात की। जितनी बातें, जितनी इश्यूज आते रहे बिहार सरकार के, सब में केंद्र सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही। अगर बाढ़ तो एक ऐसा इशू है जो सबसे बड़े इशू में शामिल किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार इसमें सोचेगी, विचार करेगी, सोचना चाहिए, नहीं सोच रहा है, जा रहा किया, सोचा तो गया ही है, ऐसा नहीं कि सोचा नहीं, मीटिंगें हुई हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये मीटिंग आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इंप्लीमेंट हो जो बातें आज आप कागज के माध्यम से देख रहे हैं, ये धरातल पर उतरे। बिल्कुल, हम कुछ ऐसे ही उम्मीद करेंगे, और वक्त की हमारे पास मजबूरी, धरातल पर उतरेगा उस दिन आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसे उम्मीद करेंगे। मुकेश जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड्डू बाबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए आर्यन अभियान में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@aryan.tv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक आर्यन टीवी, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryantv.co.in।